हेलो फ्रेंड्स, आज हम हार्ट अटैक संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हमने एक क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है जो कॉमनली लोग पूछते हैं हार्ट अटैक संबंधित, और उन सारे क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे। हमने ऑलरेडी हार्ट अटैक पर काफ़ी वीडियोस करे हैं, लेकिन फिर भी कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस रह जाते हैं। आज उन्हें डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले हार्ट अटैक होता क्या है? हार्ट अटैक का मतलब ये है कि हृदय की कोई नली, हार्ट में नॉर्मली 3 नलियां होती हैं जो हार्ट को सप्लाई करती है। किसी किसी व्यक्ति में अलग अलग नली का साइज बड़ा या छोटा हो सकता है, कुछ व्यक्तियों में 4 नलियां भी हो सकती है। इनमें से यदि कोई एक नली या उसकी कोई बड़ी ब्रांच अगर बंद हो जाए तो उसे हार्ट अटैक बोलते हैं। वो नली नॉर्मली हार्ट को ग्लूकोज और ऑक्सीजन सप्लाई करती है। हार्ट के सेल्स और कोशिकाएं में जो सेल्स जो जीवित रहते हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई करना और उनको काम करने के लिए ग्लूकोज जिनसे उनको एनर्जी मिलती है वो सप्लाई करने का काम ये नलियों का होता है। जब कोई नली बंद हो जाती है तो जिन सेल्स को वो नली सप्लाई करती थी, जो कोशिकाओं को वो नली द्वारा ब्लड मिलता था, वो एरिया के सेल्स मर जाते हैं, वो एरिया के सेल्स डैमेज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हार्ट अटैक बोलते हैं। अगला सवाल ये आता है कि हार्ट अटैक के कारण क्या होते हैं, क्यों होता है ये हार्ट अटैक? हार्ट अटैक तब होता है जब हृदय को सप्लाई करने वाली जो नलियां हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे करके जमने लगता है। जब कोलेस्ट्रॉल जमता है और दूसरा मटेरियल जब जमने लगता है तो सडनली वो नली में कोई खून का थक्का जम जाता है, जिसकी वजह से अटैक आता है। ऐसा थक्का जमने का कारण ये होता है कि ज़्यादातर केस में जो कोलेस्ट्रॉल नली की लेयर्स के अंदर जमता है उसके ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो ब्लड को कोलेस्ट्रॉल के लेयर से अलग करती है, सेपरेट करती है। जब कभी ये ऊपर की मेम्ब्रेन फट जाती है तो अंदर का कोलेस्ट्रॉल और कचरा जो है वो बाहर निकल जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड में एक रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं और इसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। तो बेसिकली हार्ट अटैक आने का कारण ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल जमा होना और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल के ऊपर की जो मेम्ब्रेन है उसका फट जाना और उसके बाद क्लॉट बन जाना, ये बेसिकली वो प्रोसेस है जिसकी वजह से नली में हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक के कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? हार्ट अटैक के पेशेंट में ज़्यादातर लोगों को तेज दर्द होगा। ज़्यादातर ये दर्द छाती के लेफ्ट साइड होगा, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर ये दर्द लेफ्ट शोल्डर पर या लेफ्ट हाथ की तरफ जाएगा। साथ में लोगों को सांस फूलने का प्रॉब्लम, धड़कन बढ़ जाने का प्रॉब्लम, चक्कर आना, कमज़ोरी होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना बिना किसी कारण के जिसमें कपड़े भी भीग जाएँ, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये पेशेंट्स को ये सिम्टम्स होते हैं, कुछ को नहीं भी होते हैं, या कुछ लोग को थोड़े एटिपिकल सिम्टम्स भी होते हैं जिसमें थोड़ा दर्द हुआ फिर रुक गया, थोड़ा पसीना आया फिर रुक गया, या थोड़ा सांस फूली फिर रुक गया। इस तरह से थोड़े सिम्टम्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर हार्ट अटैक वाले पेशेंट को सारे ही सिम्टम्स हो और हर बार हार्ट अटैक में पेन या सारे सिम्टम्स मौजूद हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। काफ़ी सारे पेशेंट्स को पेनलेस या सिम्टमलेस हार्ट अटैक भी हो सकता है। हार्ट अटैक का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, ये अगला सवाल आता है। हार्ट अटैक का डायग्नोसिस ज़्यादातर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी हार्ट का जो ईसीजी होता है, जब किसी व्यक्ति को छाती में दर्द होता है तो उस व्यक्ति को उस समय ईसीजी किया जाता है और ईसीजी के बेसिस पे जो चेंजेस होते हैं उससे जज होता है। इसके अलावा कार्डियक एंजाइम्स करते हैं। कार्डियक एंजाइम्स बेसिकली एक पदार्थ है जो हार्ट के सेल्स के अंदर रहता है। जब हार्ट अटैक की वजह से हार्ट के सेल्स मरते हैं तो ये पदार्थ ब्लड में आ जाता है, जिसकी वजह से जब हम इनका टेस्ट करते हैं तो ब्लड में ये टेस्ट पॉजिटिव आता है, जो इंडिकेट करता है कि ब्लड में ये पदार्थ हार्ट के डैमेज होने की वजह से हुए हैं और ये डैमेज हार्ट अटैक की वजह से आया है। इसके अलावा आप हार्ट का स्कैनिंग कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड जिसे इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं, ये कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है और जहाँ ज़रूरत होती है तो वहाँ हर पेशेंट का फिर एंजियोग्राफी करके कौन सी नली में ब्लॉकेज है उसको जज किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि जब किसी व्यक्ति को अगर लगता है कि हार्ट अटैक आया है तो क्या करना चाहिए? हमने ऑलरेडी हार्ट अटैक के इमरजेंसी मैनेजमेंट पर काफ़ी वीडियोस किए हैं, वो आप हमारे चैनल में इमरजेंसी मैनेजमेंट की वीडियोस में देख सकते हैं। पूरा उसका प्लेलिस्ट है। ज़्यादातर आपको सबसे पहले एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल और अटोरवास्टैटिन या रोजुवास्टैटिन में से कोई दोनों में से एक। एस्पिरिन 325 मिलीग्राम, क्लोपिडोग्रेल 300 या 600 मिलीग्राम, अटोरवास्टैटिन 80 मिलीग्राम या रोजुवास्टैटिन 40 मिलीग्राम, ये तीनों मेडिसिन का डोज आपको ले लेना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपका ब्लड प्रेशर वगैरह ज़्यादा है तो आप दूसरी मेडिसिन को ब्लड प्रेशर की भी ले सकते हो, दर्द की मेडिसिन भी ले सकते हो। ज़बान के नीचे रखने वाली गोली, अगर ज़्यादा पेन है
और अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो ले सकते हैं, पर ज़्यादातर केस में काफ़ी रिस्की होता है, ट्रिकी डिसीजन होता है। गलत केसेस में गलत कारणों से इस दवाई को लेने से जान का खतरा हो सकता है। क्या हार्ट अटैक्स को पूरी तरह से रोका या बचा जा सकता है इनसे? यूजली हार्ट अटैक को कुछ कम किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से इनसे बचा नहीं जा सकता। इसके जो भी रिस्क फैक्टर है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, फैमिली हिस्ट्री, व्यसन का होना, वजन का ज़्यादा होना, प्रॉपर लाइफस्टाइल का नहीं होना, मन में स्ट्रेस का होना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल होना, ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक होते हैं। इनके रिस्क फैक्टर्स को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। इन्हें कंट्रोल करने से हार्ट अटैक आने का चांस कम हो सकता है, जीरो नहीं होता। हार्ट अटैक के केसेस में दवाइयों का क्या रोल होता है? हार्ट अटैक के केस में खून पतला करने की जो टैबलेट्स होती है, दवाइयाँ होती है, ये हॉस्पिटल तक पहुँचने तक आपका खून थोड़ा पतला करती है। इसके अलावा कुछ पंप फंक्शन सुधारने वाली दवाइयाँ होती है, बीटा ब्लॉकर्स, एसी इनहिबिटर्स, स्पाइनोलेक्ट्रॉन एंटागोनिस्ट, या इसके अलावा आपकी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को, आपकी पंप फंक्शन को और आपकी कार्डियक प्रॉब्लम्स को, रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कम करती है। अगर किसी को लंग्स में पानी भर गया है तो पेशाब बढ़ाने वाली दवाएं, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। हार्ट अटैक के केस में ये कॉमन मेडिसिन दी जाती है। हार्ट अटैक के केस में जो खून पतला करने वाला इंजेक्शन दिया जाता है वो कब दिया जाता है? यूजली जब किसी को बड़ा हार्ट अटैक आता है, नली क्लॉट से बंद होती है, पहले 3 से 6 घंटे में अगर पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है तो ये इंजेक्शन दिया जाता है। ये इंजेक्शन से नली 100% खुल जाएगी ऐसा गारंटी नहीं होता। 30 to 50% इसमें नली पूरी खुलने का चांस रहता है, वो भी पहले 3-4 घंटे में दिया जाए तो। उसके बाद ये इंजेक्शन का इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं होता। ये स्ट्रॉन्ग खून पतला करने के इंजेक्शन होते हैं जिससे कई बार ब्लीडिंग होने का चांस भी रहता है। एंजियोप्लास्टी में क्या किया जाता है? एंजियोप्लास्टी में बेसिकली जिस नली में क्लॉट की वजह से या रुकाव होता है ब्लड का, वहाँ पे वायर ले जाके, बलून ले जाके वहाँ पे हम जो कचरा है उसको साइड पर दबा देते हैं और वहाँ पे स्टेंट लगा देते हैं, जिससे कचरा क्रश हो जाता है, नली खुल जाती है और ब्लड का फ्लो चालू हो जाता है। तो एंजियोप्लास्टी बेसिकली प्रोसीजर है जिसमें हृदय की नलियों को खोला जाता है। एंजियोप्लास्टी और थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी या खून पतला करने के वाले इंजेक्शन में बेटर क्या है? खून पतला करने वाले इंजेक्शन का सक्सेस रेशियो 30 to 50% है। उसमें नली जो खुलती है वो टेम्परेरी खुलती है। एंजियोप्लास्टी में जो नली खुलती है वो परमानेंट खुलती है। सक्सेस रेशियो 95 to 99% रहता है, इसलिए ज़्यादा बेटर एंजियोप्लास्टी रहता है। एंजियोप्लास्टी अटैक आने के बाद पहले 12 घंटे के अंदर तक किया जा सकता है, उसके बाद भी उसको कर सकते हैं। रिजल्ट्स उसमें कंपेरेटिवली बेटर रहते हैं। इंजेक्शन का इफेक्ट ज़्यादातर टाइम लिमिटेड रहता है, कुछ घंटे उसमें असर आता है, उसके बाद असर नहीं आता है, क्योंकि कुछ घंटे के बाद क्लॉट हार्ड हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि एंजियोप्लास्टी और इंजेक्शन दोनों में किसको प्रेफर करना चाहिए? यदि फैसिलिटी अवेलेबल है तो हमेशा इंजेक्शन के बदले एंजियोप्लास्टी को ही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि इंजेक्शन टेम्पररी थेरेपी है, पुरानी थेरेपी है, सक्सेस रेशियो कम है, रिस्क ज़्यादा है। एंजियोप्लास्टी में कंपेरेटिवली सक्सेस रेशियो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अच्छे चलते हैं और दोबारा करने की कुछ ज़रूरत नहीं होती क्योंकि परमानेंट थेरेपी होती है। दोबारा स्टेंट में रीब्लॉकेज आने के चांसेस 5% से ज़्यादा नहीं होते। तो बेसिकली दोनों ऑप्शन अगर अवेलेबल हो और एक हाथ पे अगर इंजेक्शन और एक हाथ पे एंजियोप्लास्टी का कैथ लैब हो तो हमेशा एंजियोप्लास्टी को ही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि उसमें रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। थोड़ा कॉस्ट डेफिनेटली इंजेक्शन की अपेक्षा इसमें ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप ये मान के चलो कि थेरेपी अच्छी मिल रही है, परमानेंट मिल रही है, सक्सेस ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आप इंजेक्शन के बदले इसको ही ज़्यादा प्रेफर करोगे। लास्ट क्वेश्चन जो आज हम एड्रेस करेंगे वो ये कि हार्ट अटैक के पेशेंट में क्या हमेशा स्टेंट और एंजियोप्लास्टी लगती है? मान लीजिए किसी छोटी नली का अटैक है या किसी नली में अटैक आके नली ऑटोमेटिकली इंजेक्शन से दवा से खुल गई है, या किसी ऐसी नली का अटैक है जहाँ पे स्टेंटिंग पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे हम स्टेंट कभी कभार नहीं करते हैं। पर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जहाँ हार्ट अटैक होता है और बड़ी नली का अटैक होता है जो कि दवाओं से रिस्पॉन्ड ना किया हो, तो ज़्यादातर केस में एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग करनी चाहिए। ज़्यादातर केस में इससे बेटर ऑप्शन कुछ नहीं और इससे लॉन्ग टर्म चलने वाला ऑप्शन कुछ खास नहीं है। इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस रेशियो भी ज़्यादा अच्छा है। तो ज़्यादातर हार्ट अटैक के पेशेंट में एंजियो होना ही चाहिए और ज़्यादातर हार्ट अटैक के पेशेंट में अगर ज़रूरत है तो एंजियोप्लास्टी होनी चाहिए। आज के टॉपिक में बस इतने ही क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस को हम इस टॉपिक के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूँगा कि इस टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें।